Hello students, in this lecture we are going to discuss about the important information regarding जो important news हैं आज के न्यूज़पेपर के अंदर, उसी से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जो डाटाज हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिगार्डिंग द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में हमारे जो जेवलिन थ्रोवर हैं नीरज चोपड़ा, उनके द्वारा जो गोल्ड मेडल है वो सिक्योर किया गया। और आप देखिए कि इस वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के अंदर इंडिया का जो फर्स्ट मेडल है वो अंजू बॉबी जॉर्ज ने, जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, उनके द्वारा जीता गया था 2003 के समय। ये बेसिकली एथलेटिक्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स पर्सन हैं। अगर आप 90s के एरा से बिलोंग करते हो तो आप जानते होंगे इनके बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के अंदर इंडिया के काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि 4x400 जो रिले रेस है, उसके अंदर भी जो नेशनल रिकॉर्ड है वो इंडियन प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पे ब्रोक किया गया। इवन एशियन रिकॉर्ड यहाँ पे सिक्योर किया गया है इंडिया के इन रेसर्स के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए कि जो पारुल चौधरी नाम की जो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उनके द्वारा भी स्टीव वॉक के अंदर में जो काफ़ी अच्छा जो उनके द्वारा जो नेशनल रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया गया है। तो इंडिया का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के अंदर सही रहा। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप की अगर हम बात करें, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप जो कि आप देखिए कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, बुडापेस्ट के अंदर। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बुडापेस्ट कौन से कंट्री की कैपिटल है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आपके लिए एक हिंट भी है कि बुडापेस्ट जिस कंट्री की कैपिटल है वो कंट्री है लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए एक हिंट है, बुडापेस्ट कौन से कंट्री की कैपिटल है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना। दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप। आज के जो एडिटोरियल है उसके अंदर मेंशन किया गया था, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम के से रिलेटेड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द ओल्ड टाइज। इंडिया और ग्रीस के जो रिलेशंस हैं, अभी रिसेंटली जो डिप्लोमेटिक विजिट हुई है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि हमारे ऑनरेबल जो पीएम सर हैं वो जो ग्रीस की विजिट के लिए गए, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि रिवाइवल ऑफ ओल्ड जो हमारे टाइज रही हैं ग्रीस के साथ में। अब देखिए कि 1983 के समय फर्स्ट टाइम कोई इंडियन है, 1983 के बाद में फर्स्ट टाइम इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हाई डेलीगेशन है जो ग्रीस के लिए विजिट हुआ। बट हमारे रिलेशंस इस्टेब्लिश हैं दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, बट क्लोज टाइज या क्लोज एग्रीमेंट्स हैं वो साइन नहीं हुए, क्योंकि लेस हाई लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक विजिट होने की वजह से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रीस की लोकेशन के बारे में बात करें, अगर हम ग्रीस की जो लोकेशन है उसके बारे में बात करें, तो स्टूडेंट्स आप सपोज कीजिए कि ये बेसिकली अफ्रीका है। बेसिकली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, काफ़ी बेकार है मेरा जो मैपिंग है, जो आप अपना ट्राई करना। ये आइबेरियन पेनिनसुला हुआ जिसके अंदर आपको पुर्तगाल और स्पेन देखने के लिए मिलेगा। और ये कम्प्लीटली जो एरिया है, ये जो कम्प्लीटली एरिया है ये है स्टूडेंट्स मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी मेडिटेरियन सी का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है ग्रीस। और ग्रीस की अगर हम बात करें, आपको एजियन सी जो है, एजियन सी जो है वहाँ पे, इसके अलावा आयोनियन जो सी है, एजियन सी एंड आयोनियन जो सी हैं, वहाँ पे इसके आपको काफ़ी सारे जो आइलैंड्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, रिसेंटली अगर हम बात करें, जो जून का जो मंथ था 2023 के समय, अगर आपको अच्छे से याद है, अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है लीबिया। अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है लीबिया। ये सपोज कीजिए जो कॉर्नर का जो कंट्री है वो कैरो वाली कैपिटल का इजिप्ट है। तो लीबिया से एक जो बोट है वो गई थी, और उस बोट का यहाँ पे एक्सीडेंट होने की वजह से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी। वो बोट विजिट कर रही थी, जो माइग्रेंट्स से जो उस समय में जो बोट के थ्रू जो विजिट कर रहे थे, वो ग्रीस के लिए ही जा रहे थे अपनी बेटर लाइफ के लिए, और वो वहीं पे उनका डेथ हुआ। तो मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स। मेडिटेरियन सी वो एरिया है जहाँ से यूपीएससी के द्वारा
कंटिन्यूअस प्रीलिम्स के अंदर, कंटिन्यूअस जो प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि उस एरिया को क्या बोलते हैं, जैसे 2022 के समय 2022 के प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया। कभी आपसे यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पूछ लिया जाएगा। मेडिटेरियन सी का क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो रेनफॉल है, मेडिटेरियन सी के अंदर जो रेनफॉल है वो आपको देखने के लिए मिलती है विंटर के अंदर। जो सर्दियों का जो समय होता है उस समय यहाँ पे बारिश होगी। जो हमारे जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू है, जो ऑरेंज है, किन्नू है, इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं वो आपको इस एरिया के अंदर काफ़ी सारे देखने के लिए मिलते हैं। साइट्रस फ्रूट्स का यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। और इसी वजह से आप देखिए कि यहाँ पे जो लिक्कर इंडस्ट्री है, जो शराब की जो इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप है मेडिटेरियन सी के आसपास की जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे। अब इसके काफ़ी सारे कंट्रीज जिसके साथ में एरिया शेयर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आए 2-4 महीने रहें तो अच्छे से उसको याद करना कंट्रीज़ का नाम, क्योंकि आपको टिक करने में जो आसानी रहे वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सराउंडिंग कंट्रीज़ का। लीबिया के बारे में आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी मेंशन है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन। अब आप देखिए कि हमारे भी यहाँ पे इंडिया के अंदर भी आपको स्पेशल जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है, हमारे प्लेन्स के अंदर आपको सर्दियों के अंदर बारिश देखने के लिए मिलती है। कभी कभी सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है और वो हमारी रबी जो क्रॉप है उसके लिए काफ़ी सही होती है। रबी को क्रॉप का जो राइपनिंग जो समय है उसके लिए काफ़ी सही है। तो स्टूडेंट्स, वो प्लेन्स के अंदर जो बारिश आपको विंटर के समय देखने के लिए मिलती है, वो मैक्सिमम जो मॉइस्चर जो गेन करती है वो रेनफॉल विंड्स, वो यहाँ से ही मेडिटेरियन सी से ही वो बारिश का जो मॉइस्चर है वो गेन किया जाता है रेनफॉल विंड्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं एडिटोरियल के बारे में। ये तो अदर इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, 1983 के समय लास्ट टाइम हमारे कोई ऑनरेबल हाईएस्ट डेलीगेशन है वो ग्रीस के लिए गए थे 1983 के अंदर। तो इस वजह से हमारे रिलेशंस तो इस्टेब्लिश हैं, बट क्लोज जो टाइज हैं, जो हाई लेवल के जो एग्रीमेंट्स हैं वो कभी साइन नहीं हो पाए। 2023 के समय ऑनरेबल पीएम सर गए हैं, तो पीएम सर के वहाँ जाने की वजह से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के अंदर अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। अभी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज नहीं हुआ। इंडिया के बायलेटरल रिलेशंस का जो स्टेटस है वो अभी बायलेटरल ही है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के अंदर नहीं चेंज किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनएसए लेवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल के ऊपर जो टॉक्स हैं उनको यहाँ पे एग्रीमेंट दिया गया है, उनको अलाउ किया गया है कि एनएसए लेवल पे जो टॉक हैं दोनों ही कंट्रीज़ के द्वारा की जाएंगी। अगर हम ग्रीस के बारे में बात करें स्टूडेंट, प्रेजेंट समय में ग्रीस इंडिया के लिए एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए कि ग्रीस ने रिसेंटली अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो दो कंट्रीज़ के साथ में एक अलाइंस है वो सिक्योर किया है। वो दो कंट्री कौन कौन से हैं? एक तो आपको यहाँ पे इजराइल देखने के लिए मिलेगा। इजराइल जो कि इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, जो टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है डिफेंस सेक्टर के अंदर। और साइप्रस, इजराइल है और साइप्रस है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको ना पता हो ना इनके बारे में, तो आप इनके बारे में एक बार गूगल करना, एटलस के ऊपर जाके देखना, जिससे कि आपको लोकेशन पता हो कि कहाँ पे ये सिचुएटेड हैं। और इसी तरीके से आपका जो जोग्राफिकल लोकेशंस का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा। जब न्यूज़पेपर में कोई वर्ड मेंशन है तो उसको एक बार फ़ोन के ऊपर चाहे गूगल करना, उसका मैप देखना, और फ़ोन के ऊपर भी जाके उसका मैप देखना जो आपका गूगल मैप होता है उसके थ्रू। तो यहाँ पे इजराइल एंड साइप्रस का एक ग्रुप है, उसको यहाँ पे ग्रीस के द्वारा ज्वाइन किया गया। और ये इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है। इंडिया के लिए बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि कम्प्लीटली जो अलाइंस है जो अगेंस्ट द टर्की जो है, वैसे टर्की ने 2022 के समय अपना जो नेम है वो चेंज किया था और इसको तुर्कई के नाम से जाना जाता है। तो टर्की के अगेंस्ट में ये अलाइंस है और इंडिया को भी टर्की को काउंटर करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को टर्की को क्यों काउंटर करना है। 2019 के समय जब इंडिया ने हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, तो टर्की के द्वारा
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कंटिन्यूअस इंडिया के अगेंस्ट में जो वॉइस है वो रेज की। अब आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वो आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के अंदर है। इसका जो हेडक्वार्टर है सऊदी अरेबिया के अंदर है। इवन इंडिया के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है बट इंडिया इसका ग्रुप नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इसके बेसिकली मेंबर्स हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सऊदी अरेबिया में जो जगह है जेद्दा। अभी सऊदी अरेबिया में जो जेद्दा नाम की जगह है, जेद्दा नाम की जो जगह है वो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। जब आप सऊदी अरेबिया का जब मैप देखोगे तो सऊदी अरेबिया देखिए दोनों तरफ से सी से टच करेगा, सी है या जो लेक का जो एरिया है, बे का जो एरिया है, तो ये वेस्टर्न पार्ट के अंदर है जेद्दा। आप देखना ये इसको जब गूगल करो जब, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया और जो ग्रीस के रिलेशंस हैं जो इस्टेब्लिश किए गए हैं हमारे ऑनरेबल पीएम सर के द्वारा रिसेंटली विजिट के टाइम में, और कुछ चेंज करने की कोशिश की। अगर हम एंशियंट रिलेशंस की बात करें इजिप्ट के साथ में जो हमारे एंशियंट रिलेशन ग्रीस के साथ में जो हमारे एंशियंट रिलेशंस है उसके बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स ग्रीस के एरिया से ही एक ग्रेट माइटी रूलर हुआ करते थे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हुआ करते थे। तो आप देखिए कि अलेक्जेंडर का जो टाइम पीरियड है ये आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर वो पर्सन है जो 356 BC बिफोर क्राइस्ट के अंदर पैदा होंगे और फिर आपको देखिए 323 के आसपास इनकी जो डेथ होती है अराउंड 32 या 33 ईयर्स की एज के अंदर। ये कम्प्लीटली वर्ल्ड को जीतने का इनको टाइटल दिया गया है। इंडिया के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मौर्य डायनेस्टी से, उनको इंडिया का अलेक्जेंडर के रूप से कहा जाता है कि इंडिया के अलेक्जेंडर हैं। तो आप देखिए कि जब अलेक्जेंडर इंडिया के लिए आने वाले थे, जब अलेक्जेंडर इंडिया के लिए आने वाले थे तो जो हमारा पंजाब का जो रीजन है जहाँ पे 5 नदियाँ फ्लो करती हैं, तो जब झेलम को इन्होंने क्रॉस किया, जब झेलम को इन्होंने क्रॉस किया, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पे तक्षशिला के अंदर जब ये एंटर करेंगे तो तक्षशिला का जो रूलर हुआ करता था उस समय, उसके द्वारा सरेंडर कर दिया गया। उन्होंने अपना जो पावर है वो गिव अप कर दिया कि हम आपके अधीन हैं, हम अपनी जो डिफीट है वो सिक्योर करते हैं। पर जैसे ही ये झेलम को क्रॉस करते हैं वहाँ पे एक माइटी इंडियन या ग्रेट जो इंडियन हैं उनके साथ में इनका स्ट्रगल होता है, उसको बोला जाता है पोरुस। पोरुस नाम के राजा हैं। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि इंडिया के अंदर आपको एक ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा कि जितनी भी ओल्ड समय के जो ग्रेट माइटी रूलर्स हैं उनको जितनी भी कास्ट कम्युनिटी या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने हीरो के रूप में शो करेंगे, ये हमारा था, हमारा ही मीन्स जो पहले वाली जनरेशन का पार्ट रहे हैं। तो ये पोरुस नाम के वो पर्सन है, पोरुस नाम के वो पर्सन है। इनकी रिगार्डिंग काफ़ी डिबेट आपको देखने के लिए मिलती है। कोई बोलता है कि हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता था, कोई किसी के द्वारा कहा जाएगा कि हमारी कम्युनिटी से डेट पर्सन बिलोंग्स। तो बट अगर आपको पता होना चाहिए कि डेट वाज द इंडियन रूलर एंड डेट कम्प्लीटली पार्ट ऑफ द स्ट्रगल, और जो बैटल इनकी लड़ाई जाती है पोरुस के अगेंस्ट में, इसको बोलते हैं हाइडस हाइडास्पेस। हाइडास्पेस नाम की जो बैटल है ये इनके पोरुस के अगेंस्ट में अलेक्जेंडर के अगेंस्ट में पोरुस से लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद में आप देखें कि अलेक्जेंडर जो पंजाब की 5 नदियां हैं उसको क्रॉस करेंगे, और पंजाब की 5 नदी को क्रॉस करने के बाद में इनको लगेगा कि एक वर्दी नहीं है ये एरिया को क्रॉस करना, तो ये वापस रिटर्न हो जाएंगे, वापस ये चले जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द अलेक्जेंडर जो ग्रीस के एंशियंट रूलर है, उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रीस और इंडिया की सिमिलरिटीज़ के बारे में, तो दोनं ही कॉलोनी जो रही हैं, दोनों ही ओल्डर कॉलोनी रही हैं, और कॉलोनी रहने की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्लंडर ऑफ वेल्थ है, जो हमारी बहुत सारी जो संपदा है उसका आपको प्लंडर है, लूटपाट है, वो देखने के लिए मिलती है कॉलोनियल पावर के द्वारा। दोनों ही कंट्रीज के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो सिक्योर करना है आर्टिफैक्ट्स को, जो पुरानी आर्ट हैं उसको भी एक हमारे यहाँ पे जो कंट्रीज का दोनों का एक टारगेट है कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे सिक्योर किया जा सके, यूनेस्को के अंदर उनको रिजर्व किया जा सके। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडिया एंड ग्रीस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कावेरी के बारे में। कावेरी इशू के बारे में हमने ऑलरेडी आपको पहले भी हमने डिस्कस किया है, जो हमारा एक शॉर्ट न्यूज़पेपर का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम एक एक न्यूज़ को लेके डिस्कस करते हैं।
ताल कावेरी जो ब्रह्म कावेरी जो रीजन है, ब्रह्मगिरी हिल्स का जो रीजन है वहाँ से ओरिजिनेट करती है। अब आप हमारे जो सदर्न इंडिया का जो पार्ट देखिए, आप देखिए ये केरल से डायरेक्ट ये नहीं निकलती है ये रिवर, ये कर्नाटक का जो रीजन है। अभी सपोज कीजिए ये हमारा केरल है, चिली का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही केरल है, ये हमारा कर्नाटका है, ये हमारा सपोज कीजिए तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के यहाँ पे पुडुचेरी का कराईकल है, पुडुचेरी है, यहाँ पे पुडुचेरी आपको देखने के लिए मिलेगा। पुडुचेरी के 4 एरिया हैं वो आपको पता होने चाहिए, माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी कहाँ कहाँ पे हैं, केरल के अंदर भी है एक रीजन। तो स्टूडेंट्स ब्रह्म कावेरी यहाँ से निकलती है, जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये तमिलनाडु से पास करती है। तो काफ़ी सारी जो टेरिटोरियल एरिया है, पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया है, वो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एरिया है वो ये कवर करती है कावेरी। इसलिए आप देखिए कि पर कावेरी की कुछ जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो सहायक नदी हैं, वो आपको केरल से ओरिजिनेट होती हैं, केरला से ओरिजिनेट होती हैं। इसलिए यहाँ पे आपको इन तीनों ही स्टेट्स का जो इंटरेस्ट है वो देखने के लिए मिलता है। 3 स्टेट्स प्लस में 1 यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कौन सी है? पुडुचेरी। उसको भी कुछ वाटर शेयर यहाँ पे किया गया था। रिसेंटली कावेरी इश्यू अभी फिर से न्यूज़ के अंदर था, जो तमिलनाडु है उनके द्वारा कहा गया था कि हमको जो मोर वाटर है वो यहाँ पे रिलीज़ किया जाए कावेरी के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स कावेरी की अगर हम बात करें, कावेरी हमारी जो केजी बेसिन है उसके बाद में सदर्न इंडिया की इम्पोर्टेंट रिवर है। अभी केजी बेसिन कौन सी हैं? कृष्णा एंड गोदावरी, जो आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा ये जो रीजन है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। और केजी बेसिन सबसे प्रोस्परस एरिया है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में, हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द कावेरी। इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं आप उस न्यूज़ के अंदर जाके इनको देखना। अभी रिसेंटली यहाँ पे कर्नाटक के द्वारा जो वाटर रिलीज का इशू है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की अगर हम बात करें, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 262 के अंदर कहा गया है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो वहाँ पे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग में जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ट्राइब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो कावेरी का ट्राइब्यूनल है जिसने 2007 के समय अपना जजमेंट दिया, उसके अगेंस्ट में लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। अब आप देखिए कि ट्राइब्यूनल के जजमेंट को यहाँ पे उसके अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते, बट ये लोग सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के थ्रू जाते हैं? स्पेशल लीव पेटिशन, ह्यूमैनिटेरियन यहाँ पे असिस्टेंस का जो कोर्ट करके आर्टिकल 136 के थ्रू ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कावेरी इशू के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ से डिस्कस करना। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 370 को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हटाया गया, एब्रोगेट किया गया, उसी के रिगार्डिंग में एक चैलेंजिंग जो पेटिशन है वो फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। उसके अंदर ऑनरेबल जो सीजीआई हैं उनके द्वारा आर्टिकल 335A को यहाँ पे एनालाइज करते हुए काफ़ी सारी जो बातें हैं इनके द्वारा कही गई। इन्होंने बेसिकली आर्टिकल जो 35A है जो यहाँ पे डिफाइन करता था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है जो परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन करता था कि कौन यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हैं इस टेरिटरी के, उसको ये डिफाइन करता था आर्टिकल 35A। 35A के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, 35A के द्वारा जो आउटसाइडर्स हैं उनको जो राइट्स हैं उनको भी ये डिनाइड करता था कि आउटसाइडर्स को यहाँ पे राइट नहीं है। और स्पेशल प्रिविलेज बताया करता था कि यहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज है। स्टूडेंट्स इसी परमानेंट रेजिडेंट के अंदर में यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है कि 1927 के समय जो लोग रहा करते थे, जब एक जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, तो उस समय की जो रेजिडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे इसके अंदर ऐड किया गया है इस परमानेंट रेजिडेंट की कैटेगरी के अंदर। स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज यहाँ पे ये देता है। और वर्चुअली जो हमारे नॉन रेजिडेंट एरियाज हैं जो आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर के एरिया के अंदर रहा करते थे, उन लोगों को ये जो स्पेशल प्रिविलेज हैं, स्पेशल राइट्स हैं, उनसे डिनाई करेगा। अब आप देखिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू अक्वायर द प्रॉपर्टी, राइट टू सेटल इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जो राइट्स हैं आउटसाइडर्स को नहीं प्रोवाइड करता था कि प्रॉपर्टी का राइट नहीं देगा कि आउटसाइडर्स को वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा सेटल होने का अधिकार नहीं है। अभी देखिए कि सेटल होने का जो पार्ट है वो आपको आर्टिकल 19 के अंदर देखने के लिए मिलेगा।
आर्टिकल 19 का ई है, आई थिंक ई है, उसके अंदर बताया गया है कि आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं भी सेटल हो सकते हो। प्रॉपर्टी जो खरीदने का अधिकार है जो 31A के अंदर था, जो बाद में उसको डिलीट कर दिया गया था, और जो बेसिकली आर्टिकल 300 के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया गया है, फंडामेंटल राइट से उसको हटा दिया गया था प्रॉपर्टी का। इसी वजह से आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट फर्म है जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी, बट वहाँ पे वो प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं है, तो आप वहाँ पे रेंट के ऊपर लोगे, आप वहाँ पे रेंट के ऊपर लोगे प्रॉपर्टी। तो कोई भी जो बड़ी फर्म्स हैं वो कभी भी वहाँ पे होटल इंडस्ट्री है या कोई दूसरी इंडस्ट्री है, वो कभी भी इस तरीके से अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी वो बनाना चाहेंगे। तो इस वजह से आपको काफ़ी सारा जो इन्वेस्टमेंट है आउटसाइड द इंडिया नहीं देखने के लिए मिलता था, इवन फ्रॉम द आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर से भी, इंडिया के दूसरे पार्ट से। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो बनी है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है वो बनी है यहाँ पे। अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को आर्टिकल 145 के अंदर बताया गया है कि ऐसी बेंच बनानी है जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन का जो सब्जेक्ट है उसको वहाँ पे डील किया जाए, और मिनिमम 5 जज होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए मिनिमम जो 5 जज का स्ट्रेंथ है उस बेंच का होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनरेबल CGI के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को यहाँ पे पूछा गया, क्या ऑनरेबल हमारा जो सेंटर है उसके द्वारा जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको वहाँ पे फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। अब फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट का क्रिएशन है, कि कोई भी नया स्टेट क्रिएशन करना है, वो आपको कहाँ पे मेंशन देखने के लिए मिलता है, वो आपको देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 3 के अंदर में। आपको ये जो मेंशन है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 3 के अंदर में। अब आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 का बेसिकली दो स्पेशल यहाँ पे कंडीशन है। क्रिएशन ऑफ नया स्टेट है, नया स्टेट आपको बनाना है आर्टिकल 3 के अंदर में, बट दो स्पेशल कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक कंडीशन ये है कि जब भी बिल को यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी प्रियर रिकमेंडेशन होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की प्रियर रिकमेंडेशन होनी चाहिए आर्टिकल 3 के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो बिल है वो यहाँ पे एक स्पेशल टाइम फ्रेमवर्क के रूप में जो लेजिस्लेचर जो असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस स्टेट की, उसको रेफर करना चाहिए कि आपको ये बिल है 1 महीने के अंदर आप जवाब देना इसके बारे में। अगर आप नहीं भी दोगे तो इसको हम यहाँ पे पास है वो मान लिया जाएगा। तो इस पे एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क है कि उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली को ट्रांसफर किया जाता है। CGI के द्वारा यही क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 3 का जो प्रोविजन है क्या उसको यहाँ पे फॉलो किया गया था। तो उस समय में जो डिफेंडिंग जो वहाँ पे जो लॉयर है उनके द्वारा बताया गया कि उस समय जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है वो एक यूनियन बेसिकली अंडर द प्रेसिडेंट रूल था, क्योंकि 2018 के समय 18 दिसंबर के अंदर वहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल है वो लग चुका था। तो उस समय सेंटर के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा ही इस एक्टिविटी को वहाँ पे कैरी आउट किया गया। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कम्प्लीटली इम्यूनिटी थी, कम्प्लीटली जुडिशल रिव्यू भी यहाँ पे अप्लाई नहीं था इसके अगेंस्ट में। इवन द जो हमारा शेड्यूल 9 है, शेड्यूल 9 क्या है आप जाके रीड करना, अगर नहीं पता है तो जाके रीड करो शेड्यूल 9 को। ये बेसिक थिंग्स हैं, आपको होनी चाहिए पता, अगर नहीं है आपको पता तो शेड्यूल 9 के भी यहाँ पे अबाउ आर्टिकल 35A को मेंशन किया गया था कि कंप्लीटली जुडिशियल रिव्यू नहीं था आर्टिकल 35A का, जो कि एक परमानेंट रेजिडेंट का जो टाइटल है वो बताया करता था कि ये जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट हैं, और आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर के दो जो पर्सनस हैं उनको यहाँ पे जो राइट्स हैं वो नहीं हैं। अब आप देखें कि इस राइट का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे आया। जम्मू एंड कश्मीर के जो ऑर्डर्स हैं 1954 के समय के, जो 1954 के समय के ऑर्डर्स हैं, उसी ऑर्डर्स के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आर्टिकल 35A को अश्योर किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर द आर्टिकल 370 के अंडर में इसको सिक्योर किया गया था। पर हमारे काफ़ी सारे ऐसे पर्सन्स रहे हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स रहे हैं जिनके कुछ ऐसे स्लोगन्स हैं कि कंप्लीट कंट्री के अंदर एक संविधान होना चाहिए, एक यहाँ पे विधान होना चाहिए,
और एक यहाँ पे आपको जो ध्वज है, जो सिंबल है, वो भी एक ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखें कि सेंटर के द्वारा जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 है, 31 है, 19(1) है, जो सेटल होने के रिगार्डिंग में है, 1 का जो ई है, उन सभी को यहाँ पे जो वायलेट करता था, बट इसका जुडिशियल रिव्यू ना होने की वजह से, इसका जो स्टेटस है अबाउ द शेड्यूल 9 होने की वजह से, ऑनरेबल जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा इसको चेंज किया गया, उनको इसको अमेंड किया गया। तो इसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, अभी तक तो कोई जजमेंट आया नहीं। दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 3 हमने यहाँ पे रीड किया, जो प्रेसिडेंट रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसरो के द्वारा कहा गया है कि जो आदित्य मिशन है, जो आदित्य मिशन है सन के रिगार्डिंग में, उसको लॉन्च किया जाएगा जल्द ही 2 सितंबर के दिन से श्रीहरिकोटा के वहाँ से। अब ये श्रीहरिकोटा कहाँ है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या इंडिया का वेस्टर्न पार्ट के अंदर है श्रीहरिकोटा, या ईस्टर्न पार्ट के अंदर है, आंध्र प्रदेश के पास है, या तमिलनाडु के पास है? तो कहाँ पे है श्रीहरिकोटा, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेक हो, कोई रिवर हो, ये भी आपको पता होना चाहिए श्रीहरिकोटा के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 7 पेलोड्स हैं वो सेंड किए जाएंगे। 7 पेलोड्स हैं जो इस आदित्य मिशन के लिए सेंड किए जाएंगे, सन के रिगार्डिंग में इसरो के द्वारा सेंड किया जाएगा। 7 पेलोड्स के अंदर अगर हम बात करें, जो 3 पेलोड हैं, 3 पेलोड्स यहाँ पे जो 4 पेलोड जो बेसिकली 7 के अंदर जो 4 पेलोड हैं, वो तो 4 पेलोड डायरेक्टली सन को ऑब्जर्व करेंगे, डायरेक्टली जो सन है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा। बट 3 पेलोड ऐसे हैं जिनके द्वारा जो इन सीटू स्टडी है, जो इन सीटू स्टडी है सन के रिगार्डिंग में, स्टडी ऑफ पार्टिकल, जो फील्ड है L1 पॉइंट जहाँ पे इस मिशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा। L1 पॉइंट बेसिकली क्या है? L1 पॉइंट बेसिकली स्टूडेंट्स वो प्लेस है सन और अर्थ सिस्टम के अंदर में, जो आपको एक स्पेस क्राफ्ट हेलो ऑर्बिट को वहाँ पे प्लेस किया जाएगा। 1.5 किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ है ये L1 पॉइंट, और उसके द्वारा ही वहीं पे ही सन को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा इस आदित्य मिशन के द्वारा। स्टूडेंट्स, आपको अब ये पता होना चाहिए कि आदित्य मिशन 120 डेज के अंदर पहुँचेगा इस एरिया के अंदर, 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जो L1 पॉइंट है वहाँ पे 7 पेलोड लेके सोलार का जो डायनामिक्स है, जो इंटरप्लानिटरी मीडियम है, उस सब को यहाँ पे, उसके इफेक्ट को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। ये 7 पेलोड्स का ऑल ओवर मोटिव यही है कि वहाँ पे ऑब्जर्व करना है फोटोस्फीयर को, क्रोमोस्फीयर को, एंड आउटर मोस्ट लेयर है जो सन का, उसको यहाँ पे स्टडी करना है इस आदित्य मिशन के L1 पॉइंट मिशन का, यही मोटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अबाउट द नुहू के रिगार्डिंग में है। मेवात के अंदर जो इंसिडेंट हुए थे पिछले कुछ समय से, उस वजह से ये एरिया न्यूज़ के अंदर है। आपको मेवात के बारे में पता होना चाहिए। मेवात बेसिकली स्टूडेंट, जब भी आप हरियाणा और राजस्थान को जब भी आप मैप देखोगे, तो राजस्थान और हरियाणा का जो एडजॉइनिंग एरिया है, जैसे इसमें देखिए कि राजस्थान के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है अलवर डिस्ट्रिक्ट, अलवर है, भरतपुर है, अलवर है, भरतपुर है, ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे, ये मेवात का रीजन है। उनका जो डायलेक्ट है, जो बोलने का जो स्टाइल है, वो भी आपको काफ़ी डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। मेवाती जो लैंग्वेज है, अलवर का कंप्लीट अलवर पार्ट नहीं है, कुछ पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ पार्ट है अलवर का, जैसे तिजारा के आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, हरियाणा के अंदर ये जो नुहू का एरिया है, फिरोजपुर, झिरका, नुहू, इसको मेवात का रीजन बोला गया है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि नुहू के अंदर में यहाँ पे जो यात्रा है उसकी रिगार्डिंग में न्यूज़ में था। हमको नुहू के बारे में ये पता होना चाहिए, मेवात के बारे में ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट हरियाणा काफ़ी सही है। कंप्लीट हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि उसी हरियाणा के अंदर एक रीजन ऐसा है मेवात का, कि जिसके अंदर जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी कम है, पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, रिसोर्सेज काफ़ी कम अवेलेबल हैं लोगों के पास में। इवन लोग यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो अच्छी यहाँ पे बिजनेस हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर उनका कोई भी जो सिक्योरनेस है वो नहीं है इस एरिया के अंदर। जब भी आप देखना कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपने रीड किया होगा कि हमारे कंट्री के जो 112
बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे मेन स्ट्रीम में लाने के रिगार्डिंग में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो हरियाणा का जो एरिया है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर जिसने ऐड किया था वो मेवात का रीजन ही है। मेवात को इसके अंदर ऐड किया गया है, नुहू को। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेवात। और मेवाती बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं इस एरिया के अंदर में, जैसे कि कुछ कम्युनिटी हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, वो ही कम्युनिटी के लोग जिन्होंने कभी अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट किया। इसी वजह से आप देखना कि इनके अंदर जो मेवाती जो लोग हैं इनके अंदर आपको वैसे ही कुछ रिचुअल्स हैं, वैसे ही कुछ जो कस्टम्स हैं वो आपको सोशल कस्टम्स देखने के लिए मिलेंगे जो कम्प्लीटली आपको हिंदुइज्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि गोत्रा सिस्टम, जैसे ये जो एरिया है हरियाणा राजस्थान, इसके अंदर आपको कुछ गोत्रा सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो गोत्र का सिस्टम इनके अंदर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इवन तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उस समय में जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे मुस्लिम रूल हुआ करता था उस समय इनके द्वारा जो रिलीजन है उसको यहाँ पे चेंज किया गया। उन लोगों को इस मेवात का रीजन के अंदर वो लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज अबाउट द एमएसपी की रिगार्डिंग में है स्टूडेंट्स की एमएसपी की जो राइट्स हैं, एमएसपी को जो हाइक किया गया था खरीफ क्रॉप के लिए, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो नहीं आया। हम यहाँ पे एमएसपी के रिगार्डिंग में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एमएसपी और किसके द्वारा इसको यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम एमएसपी के बारे में बात करें तो आपको एमएसपी के रिगार्डिंग में आपको एक कमीशन का नाम का पता होना चाहिए। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो CACP नाम का कमीशन है। CACP की अगर हिस्ट्री है तो 1965 के समय एक अटैच ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उसका ये अटैच ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। इनके द्वारा जो हमारे जो राइट्स हैं उनको यहाँ पे बताया जाता है कि कितनी यहाँ पे हाइक करनी है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपको इस एमएसपी के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट जो CACP है एक एक्सपर्ट बॉडी है जिसके द्वारा जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसको रिकमेंड किया जाता है कि एमएसपी आप रबी और खरीफ क्रॉप के लिए जो आपको हाइक करना है, मेन जो इम्प्लीमेंट करना है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर का काम है। अभी कैबिनेट कमेटी कौन सी होती हैं? जो कैबिनेट्स मिनिस्टर्स के द्वारा हेड की जाती हैं। टोटल आपको 7 और 8 आपको देखने के लिए मिलेंगी। मैक्सिमम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा हेड की जाती हैं। 2 ऐसी कैबिनेट कमेटी हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में और एक शायद स्किल के रिगार्डिंग में है, जो 2019 के समय बनाई गई थी। टोटल 8 हैं अभी प्रेजेंट समय में। तो ये 2019 के समय बनाई गई थी। एक तो स्किल के रिगार्डिंग में है और एक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में है। इसके अलावा आप देखें कि इसके अंदर 2 कैबिनेट कमेटी ऐसी हैं, ये कैबिनेट कमेटी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट्री कमेटी की नहीं। 2 कैबिनेट कमेटी ऐसी हैं जो ऑनरेबल PM सर के द्वारा नहीं हेड की जाती। एक तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के रिगार्डिंग में जो अकोमोडेशन मीन्स कौन से MP को कौन सा घर अलॉट होगा, ये सब अकोमोडेशन, ये शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हेड की जाती है। और एक है आपको कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर के पार्लियामेंट का सेशन कब बुलाना है जो राष्ट्रपति जी को बताया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। यह कमेटी हमेशा जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा हेड की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द MSP, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो 1965 के समय एक अटैच ऑफिस के रूप में इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें चाइना की रिगार्डिंग में है, इसमें ताइवान को मेंशन किया गया है कि ताइवान का जो एरिया है उसको चाइना ने अपने नए मैप के अंदर माना। इंडिया का भी कुछ जो ईटानगर के आसपास का जो एरिया है, अक्साई चीन का जो रीजन है, उसने चाइना ने अपने मैप के अंदर इस टेरिटोरियल क्लेम को दिखाया है। और इवन द जो साउथ चाइना सी है, जो साउथ चाइना सी है, उसको भी अपने ही एरिया के अंदर शो किया गया है चाइना के द्वारा। आप देखना इसके अगेंस्ट में आपको कंटिन्यूस न्यूज़ देखने के लिए मिलेगी नेक्स्ट 5 to 7 डेज के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें चाइना के बारे में तो हम बात करें साउथ चाइना की सी के बारे में। साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग में जो फिलीपाइंस नाम का जो कंट्री है उसने 2006 के अंदर केस किया था। और केस का जो जजमेंट है फिलीपाइंस के अकॉर्डिंग रहा कि साउथ चाइना सी जो पार्ट है वो यहाँ पे चाइना का नहीं है। सभी जो टेरिटोरियल कंट्रीज हैं उनका वहाँ पे जो राइट्स हैं जो सिक्योर हैं वो बताए गए हैं। इकोनॉमिक स्पेशल जोन जो आपको देखने के लिए मिलेगा,
EZ ये आपने रीड किए होंगे, उन सभी को यहाँ पे बताया गया। इंडिया के अंदर जो अक्साई चीन का रीजन है, जो अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है, ये चाइना ने क्लेम किया है अपने मैप के अंदर में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीबिया के बारे में है कि लीबिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक मिनिस्टर को सैक किया गया है, हटाया गया है कि उन्होंने इजराइल से यहाँ पे मीटिंग की, इजराइल से यहाँ पे डिस्कशन किया। स्टूडेंट्स, लीबिया का इजराइल के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। जो पैलेस्टाइन इश्यू है उसकी वजह से, जो पैलेस्टीनियन इश्यू है उसकी वजह से लीबिया का यहाँ पे इजराइल के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। 2011 के समय लीबिया के अंदर जो गद्दाफी हैं उनको ओवरथ्रो किया गया था। उसके बाद में जो लीबिया नाम का जो कंट्री है, लीबिया नाम का जो कंट्री है वो कम्प्लीटली अनस्टेबल है स्टूडेंट्स। और आप देखिए कि ये अगर कैरो है, इजिप्ट है, ये अगर इजिप्ट है तो ये जो रीजन है, ये जो कंट्री है, ये है लीबिया। अफ्रीका के अंदर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आप देखना, ये लीबिया है। लीबिया से काफ़ी अनस्टेबल होने की वजह से काफ़ी सारे लोग जो ग्रीस के लिए, इटली के लिए माइग्रेट करते हैं। और यहाँ पे जो बोट का इंसिडेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, बोट के इंसिडेंट की वजह से डेथ भी होती हैं, जो लास्ट टाइम आपको 2023 के अंदर जून के मंथ के अंदर अराउंड 70 के आसपास लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी। दिस इज़ ऑल अबाउट द लीबिया इशू। लीबिया की लोकेशन आपको देखनी है। चाइना के इशू को डिस्कस किया। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री इकोनॉमिक अफेयर है, जिनके द्वारा कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की जो रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। मेवात के बारे में, आदित्य मिशन के बारे में आर्टिकल 35A है। कावेरी इशू को हमने डिस्कस किया, जो ब्रह्मगिरी हिल्स ताल कावेरी से निकलती है, ओरिजिनेट होती है। और हमने डिस्कस किया ग्रीस के साथ में हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करने की बात की गई। और इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, जिसके अंदर नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे मेडल जीता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।